नमस्कार बच्चों। आज हम साइंस का सैम्पल पेपर करेंगे जो सीबीएसई ने 10th क्लास के लिए जारी किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 6 वेरी शॉर्ट, 7 शॉर्ट जो 3 मार्क्स के, और 3 5 मार्क्स के, और 3 4 मार्क्स के। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस सैम्पल पेपर में जो पहले तो 20 क्वेश्चंस ईजिली कर लिए जाएँ और बाकी क्वेश्चंस भी एक बार देख के उसका आइडिया आपको बता देंगे कैसे करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखो बच्चों, पहला क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट इन अबव रिएक्शन। तो इसमें है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम सल्फेट एंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेरियम क्लोराइड। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में देते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है, जो आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है बेरियम सल्फेट। तो इसमें जो सॉलिड स्टेट में आएगा वो बेरियम सल्फेट होगा, तो बेरियम सल्फेट BaSO4। इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका ये आंसर होगा। दूसरा देखो क्या है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट आपको पता है किस कलर का होता है, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, और जब जिंक मेटल उसमें डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस। तो इसमें कॉपर का कलर, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर, वो चेंज हो जाएगा और वो कलरलेस में हो जाएगा। और अगर इसी में जिंक की जगह आयरन डालते तो वो डर्टी ग्रीन कलर का हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। अब इसमें बेसिक सॉल्ट कौन सा है जो नॉन कोरोसिव है? तो इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें जो नॉन कोरोसिव सॉल्ट है वो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल X, a colorless gas produced when a burning matchstick is brought near it, which of the following correctly represents metal X। तो मेटल X आपको पता है, जब बर्निंग मैचस्टिक्स ले जाते हैं और मेटल को किसी भी एसिड में डाले तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, लेकिन आपको यहाँ पूछा है वो मेटल कौन सा है। तो कौन सा मेटल जो है वो एसिड से रिप्लेस करवा पाएगा? तो उस केस में आपको देखो सोडियम जो ज़्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम ही करवा पाएगा। सल्फर एक मेटल नहीं है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, सिल्वर भी लेस रिएक्टिव है सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोजन है। इस वजह से नेक्स्ट है आपका, इसलिए इसका आंसर सोडियम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड को कौन रिप्रेजेंट करता है? आपको पता है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम पे इसका फॉर्मूला अगर देखो तो Na2 होता है, 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन। तो इसमें कहा, और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज। तो 1 ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो तो ये आपका बी आंसर है। अगला है, एन एटम विद एटॉमिक नंबर विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अब आपको पता है जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और मेटल्स कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाएंगे। तो अब ऐसे कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाएगा? अगर आप ये देखो 2 5, तो इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 2 8 7 ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी एक नॉन मेटल है। 2 8 4 14 ये भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बनाएगा। 11 11 2 8 1 ये इजीली दे सकता है, और ये किसका है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है। तो ये आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, और वो जो बेसिक ऑक्साइड बनाता है वो बनता है Na2O सोडियम ऑक्साइड। और जब इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो बेस बनता है, तो इसलिए वो बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, सेवेंथ क्या कहा गया है, एन एलिमेंट हैज़ 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन थर्ड शेल एज इन सेकेंड शेल। अब आपको पता है शेल्स जो हैं एटम्स के K L M N होते हैं। आपको कहा गया थर्ड शेल में सेकेंड शेल से 50% है। तो अब फर्स्ट शेल में कितने होते हैं? 2, सेकेंड शेल में मैक्सिमम होते हैं 8, और थर्ड शेल में इसका 50% है मतलब 4 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 8 4। तो जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर हो गया 2 + 8 + 4 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट इज डन आउटसाइड द बॉडी। तो आउटसाइड द बॉडी किस में किया जाता है? अमीबा में तो इनगल्फ किया जाता है,
पैरामीशियम में भी इनगल्फ करते हैं, लाइस में भी। मशरूम जो है उसमें आउटसाइड द बॉडी एब्जॉर्ब होता है विद इन द बॉडी। और क्योंकि ये आपको पता है जो डंग, काव डंग होता है उन सब पे, गोबर पे इसको ग्रो हो जाता है आसानी से, तो इसका फूड बाहर ही रहता है, बस उससे ये मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेता है। अब है रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन सेल ऑर्गन, गस्टेटरी रिसेप्टर। तो गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ होता है आपका, अगर आप देखो तो ये आपका गस्टेटरी रिसेप्टर होता है टंग में, जो जीभ, ठीक है। गस्टेशन आपका फूड से रिलेटेड चीज़ें होती है, तो अब फूड आपको पता है वो आप खाते हो कहाँ, टंग से आपको चीज़ें टेस्ट कर पाते हो, तो इसलिए टंग में आपका गस्टेटरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो टंग में होता है आपका गस्टेटरी रिसेप्टर। नोज़ में अगर पूछा जाए कभी, तो नोज़ में होता है आपका ऑलफैक्टरी रिसेप्टर। ऑलफैक्टरी मतलब स्मेल करने का जो रिसेप्टर है, इसमें होता है ऑलफैक्टरी। और जो आपका आई है, आई में क्या होता है, आई में आपको देखने के लिए होता है, तो उसमें आपका विजिबल रिसेप्टर्स हैं। और ईयर में आपका सुनने के लिए होता है, तो उसे हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर। मेनली आई वाला तो नहीं पूछेगा आपको, ऑलफैक्टरी या फोनो रिसेप्टर पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो, अगला है अ फार्मर वांट टू ग्रो बनाना जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यू सजेस्ट फॉर दिस पर्पस। तो उसको अगर सेम तरह के क्रॉप्स बनाने हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वो प्लांट्स में जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बाकी जो तीनों है, ये रीजनरेशन और बडिंग, ये प्लांट्स में नहीं होते। प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है, जो मेनली गन्ना वगैरह में किया जाता है ना। नेक्स्ट है हाइट ऑफ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय। प्लांट की जो हाइट है वो किससे रेगुलेट होती है, तो डीएनए, जीन्स, ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय जीन, और ग्रोथ हार्मोन्स डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन। तो इसका आंसर हो जाएगा, वैसे तो ग्रोथ हार्मोन है लेकिन ये एक जीन के थ्रू कोड होता है ग्रोथ हार्मोन, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय जीन। नेक्स्ट है अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज सेशन, दिस हैपेंड ड्यू टू। तो क्यों होता है मस्कुलर क्रैम्प जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको पता है नॉर्मली जब रेस्पिरेशन होता है, जब सेल में रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में लैक्टिक एसिड बनता है, और इसी के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जो आपका ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से अगर तीन तरह का रेस्पिरेशन आपको पता है, अगर एरोबिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अगर एनारोबिक है, एनारोबिक में दो टाइप्स के बनते हैं, अगर एनारोबिक ईस्ट में है तो बनता है इथेनॉल, और अगर एनारोबिक हमारे मसल्स में है तो बनता है लैक्टिक एसिड। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इसको आसानी से जब हम गर्म पानी में पैर रखो तो आसानी से वो दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड को गर्म करो तो कन्वर्ट हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है, तो इमेज कैसे फॉर्म होगा। अब आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में एक ही तरह का बनता है कि इमेज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज है तो फ्रंट ऑफ मिरर नहीं बनेगी, ठीक है। और इसमें और क्या कहा गया है, एट ट्वाइस हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिटेल्स। तो वर्चुअल एक में ही है, बिहाइंड द मिरर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और इसी वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और स्मॉल साइज, इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम व्हीकल्स के जो रियर व्यू मिरर में करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल। नेक्स्ट है व्हेन लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल विच डिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। कि जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से स्ट्राइक होती है और पूरे लाइट रेज को अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देती है। इसको क्या कहते हैं, डिफ्लेक्ट मतलब स्कैटर कर देना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फैला देती है वो लाइट को। इसी और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही
हमको जो सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर जो है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम स्कैटर होती है। और दोपहर के टाइम क्योंकि सबसे पास होता है सन, इसलिए स्कैटरिंग बिल्कुल भी नहीं होती वाइट लाइट की, इसलिए सन हमको वाइट कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, इन 1987 एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, अब आपको पता है ये एक्स एंड प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ वाई, और डिप्लीशन अधिकतर आए आपके एग्जाम में तो ये ध्यान रखना ओजोन के डिप्लीशन से रिलेटेड ही है। अगर नहीं भी पता है तो ध्यान रखो ओजोन से ही रिलेटेड होता है। तो ओजोन का डिप्लीशन देखो तो ऑप्शंस में देखो तो एक ही है ओजोन से डिप्लीशन, और क्या प्रोडक्शन फ्रीज किया था, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेट्स टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, दे ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, बिल्कुल ये सही है। रिमेन्स इनर्ट गलत है। परसिस्ट ये भी गलत है, तो पहला ही सही है आपका, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब 17 से 20 क्वेश्चन बच्चों, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें 4 तरह के आपके ऑप्शंस दिए हैं। अगर दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, ए सही है आर गलत है तो सी, डी सही, डी ए गलत है और आर सही है तो डी। अब पहला अगर देखो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एंडोथर्मिक है बिल्कुल, और रिएक्शन स्लो है इसलिए हीट जो है वो बेयरली एविडेंट होता है। तो इस केस में सॉरी, रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चों इसमें एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक, लेकिन जो रिलीज ऑफ हीट है वो बहुत कम होता है क्योंकि बहुत रिएक्शन स्लो होता है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसका ये फर्स्ट गलत है और दूसरा सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी। अगला देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल, क्योंकि उसमें वेरिएशंस होगी और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा अडेप्टेबल होगा, और वेरिएशंस एडवांटेज देती है सर्वाइवल के लिए, बिल्कुल दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट है, अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन वायर इंक्रीजेज, तो ये गलत है। जब हम इसका असर्शन जो मैग्नीट्यूड है वो डिफ्लेक्शन इंक्रीज करता है अगर करंट इंक्रीज करे, तो ये आपका फर्स्ट गलत है। रीजन देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर कंडक्टर इंक्रीजिंग और इंक्रीज द करंट, तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो इसका भी हो जाएगा आपका जो फर्स्ट का था डी। 20th क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट, बिल्कुल सही है, और इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या करा गया है, इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऐसा नहीं है, उसका ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में चेंज किया जाता है, और ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसका ऑप्शन जैसे, और आर्ट्स में आपके नाइट्रेट्स और ये सब कन्वर्ट हो जाते हैं ना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है सॉइल्स में, तो यहाँ पर और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक को, और इसमें आपका ए सही है और रीज़न गलत है, तो इसका हो जाएगा सी। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन बच्चों आसानी से आप कर सकते हो। अब बाकी के हम फटाफट जल्दी जल्दी देख लेते हैं किस तरह से आंसर करना है आपको। अब जैसे डाइल्यूट HCl एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स, ये आपको पता है कहाँ से, रिएक्टिविटी सीरीज से ये क्वेश्चन आया है, इसमें आपको रिएक्शन लिखना होगा, बताना होगा क्या क्या चीज़ें आती हैं, और ये केमिकल चेंज क्यों है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं जिससे फ्रूट फॉर्मेशन होता है, ये आप आसानी से बता सकते हो। अब है पर्पस ऑफ मेकिंग, अगर आप देखो इसमें नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन अगर देखें, इसमें क्या कहा गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जायगोट बनता है, उसके बाद ओव्यूल में कोटिंग आती है, टफ कोट आता है जब सीड में डेवलपमेंट होती है, ओवरी फ्रूट में डेवलप होता है, और पेटल सेपल स्टेमन्स ये सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं, तो प्लांट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। 23rd क्वेश्चन अगर देखो, इसमें कहा गया है टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन, तो यूरिन का पर्पस क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारे बॉडी में,
लाइक यूरिया और यूरिक एसिड, इनको हमारे शरीर से बाहर निकालना, इनको यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर निकालना। और कौन सा ऑर्गन इसको स्टोर करके रखता है, इसको स्टोरेज जो है ऑर्गन वो करता है यूरिनरी ब्लैडर, और रिलीज कौन करता है, यूरिथ्रा। जो अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको स्टोर करके रखता है, और यूरिथ्रा से वो बाहर निकलता है। ठीक है, और इसका जो और में क्वेश्चन है, व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेर एज वेन्स हैव वॉल। तो जो ब्लड है हार्ट से हाई प्रेशर के अंडर आती है, जो हार्ट से बाहर जाता है तो हाई प्रेशर में जाता है, और वो आर्टरीज के थ्रू फ्लो होता है, इसीलिए उसे आप उनकी वॉल्स जो है वो क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि प्रेशर हाई होता है। क्योंकि अगर वो हाई नहीं होंगी तो उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाएंगी। लेकिन वेन्स के वॉल्स जो है, वेन्स में वॉल्स होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इस वजह से आर्टरीज के थिक वॉल्स होती हैं, इलास्टिक होती हैं, ड्यू टू हाई प्रेशर व्हेन ब्लड इज कमिंग फ्रॉम हार्ट, एंड वेन्स हैव वॉल्स बिकॉज ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों मीडियम का दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको पता होना चाहिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है लाइट की स्पीड उसमें उतनी ही कम होगी। तो मीडियम ए बी सी में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बी। तो अब क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, अनदर रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी, इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कब बेंड करेगा, जब रेयरर से डेंसर में जाएगा। तो डेंसर का मीन्स उसकी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम ए टू बी में देखें तो ये 1.6 से 1.8 में जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो इसलिए आपका व्हेन ए टू बी के केस में ए टू बी जब जाएगा तब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। और सेकेंड है, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकेंड मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट कब इंक्रीज करेगा, जब डेंसर टू रेयर में जाएगा। तो बी टू सी देखो तो वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, मतलब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी टू सी। ये आप आसानी से समझा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो 25th क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि अ पीस ऑफ वायर हैज रेजिस्टेंस आर कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में जब भी होता है आपको पता है अगर 1/r है, ये क्या हो जाता है 1/r1, 1/r2, 1/r3, अगर उसको 3 पार्ट में कट किया गया है। ठीक है, तो अगर इसमें क्या कहा गया है कि इक्वल पार्ट्स में किया गया है, तो अब अगर हम इसको देखें तो इक्वल पार्ट्स मतलब r/3 में, तो r/3 जब सब में करोगे r/3 तो ऊपर 3 आ जाएगा, तो ये 9/r आ जाएगा, और ओवरऑल जो रेशियो है वो r/9 हो जाएगी जो रेजिस्टेंस है। और पहले जो रेजिस्टेंस था वो r था, तो r और r/9 का जो रेशियो है वो 1/9 आ जाएगा इस केस में। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो इसमें क्या कहा गया है, अगर इसको थोड़ा सा मिटाएं, रीड द इमेज बिलो एंड स्टेट हाउ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर आउटसाइड द मैग्नेट। और आपको बताना है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है आउटसाइड द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ पर, जहाँ पे क्राउडेड लाइंस है वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो जो स्ट्रेंथ है वो पोल्स के आसपास, यहाँ पे देखो तो पोल्स के आसपास जो है वो ज़्यादा क्राउडेड है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। और जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगी इस एरिया में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको फूड चेन दिया गया है और आपको स्टडी करना है और आंसर करना है। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज 100 जूल। अब थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या है, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब थर्ड में आपका 100 जूल है, और कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी प्रोड्यूसर लेवल पे। अब आपको पता है प्रोड्यूसर कौन होता है, ये सारे फिर कंज्यूमर्स होते हैं। तो अब आपको पता है 10% रूल आपने पढ़ा होगा कि हर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% जाता है। तो अगर हम इसका रिवर्स करें तो पीछे 10 टाइम्स बढ़ता जाएगा और आगे 10 टाइम्स कम होता जाएगा। तो अगर यहाँ 100 है तो कैटरपिलर के पास कितना जूल होगा 1000,
और लीफ के पास कितना होगा 10,000, ठीक है। और अगर आपको आगे पूछा जाए फोर्थ लेवल पे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पूछेगा तो 1। तो इस तरह से अगर आपका 100 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन है थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, तो इस केस में आपसे प्रोड्यूसर के पास कितना हो जाएगा 10,000 जूल्स, ठीक है। 10,000 जूल्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, इज दैट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉफिक लेवल्स इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉफिक लेवल। क्यों, अब क्या ये पॉसिबल है 2 ट्रॉफिक लेवल? तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी अगर 2 ट्रॉफिक लेवल हम 4th से पहले ले आएंगे तो एनर्जी बहुत कम आगे ट्रांसफ़र हो पाएगी, और इसलिए वो नेचर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो, क्योंकि एनर्जी फ्लो बहुत कम होगा, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आप ये बता सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन। ये आपका थर्माइट रिएक्शन है। इसको थर्माइट क्यों कहा जाता है? अब आपको पता है इस रिएक्शन में ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जो हीट है बहुत ज़्यादा निकलता है, इतना ज़्यादा हीट निकलता है कि जो पटरियाँ हैं, इनको आप रेल की पटरियों को जोड़ने में इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और रेल की पटरियाँ जो वो पिघल जाती हैं, इतना ज़्यादा हीट जनरेट करता है ये, ठीक है। और इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण, ठीक है। ये हाईली एक्सोथर्मिक है। अगला है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो अगर आप ऑक्सीडाइज और रिड्यूस देखो तो ऑक्सीडेशन जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो एल्यूमिनियम का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, और मैग्नीशियम का हुआ है रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन है, आसानी से आप बता सकते हो। नेक्स्ट है, गिव सब्सटेंस वाई एल्यूमिनियम इज प्रिफर्ड। तो एल्यूमिनियम क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी अगर देखो तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन और मैग्नीज Fe और Mn, इन सब से एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और इस वजह से एल्यूमिनियम को प्रेफर किया जाता है थर्माइट रिएक्शंस में। अब अगला क्वेश्चन है 28। इसमें क्या कहा गया है कि एलिमेंट M है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 283। तो 283 जैसे ही आप देखो 10 और 3 13, आपको पता चल जाना चाहिए एल्यूमिनियम है, ठीक है। और इसको रिएक्ट किया जा रहा है सेपरेटली Cl के साथ, तो AlCl3, SO42 के साथ तो Al2। अगर आप Cl के साथ करेगा तो क्या हो जाता है AlCl3, और SO42 के साथ तो Al2 SO4 थ्राइस। ये आप फटाफट बना लेना चाहिए। अब है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, प्रेडिक्ट द सुटेबल रीजन फॉर द नेचर ऑफ बॉन्ड फाउंड बाय द एलिमेंट M इन जनरल। तो फार्मूला तो आप आसानी से MCl3, यहाँ पर M दिया है तो MCl3 कर दो आप, जैसे MCl3 और M2SO4। यहाँ पर आपको कहा नहीं गया है, बट आप जैसे ही नंबर देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि वही पूछा गया है। अब इस केस में क्या कहा गया है कि प्रिडिक्ट द सुटेबल नेचर। अब क्योंकि ये 3 जो ये मेटल है, तो मेटल ये किस तरह का बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड। ये किस तरह का बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड। और क्यों? क्योंकि आसानी से ये M3+ कन्फिग्रेशन इजीली अटेन कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो, इसमें कहा गया रेडिश ब्राउन मेटल X। रेडिश ब्राउन मेटल कभी भी आया हमेशा ध्यान रखना वो कॉपर ही होता है। रेडिश ब्राउन मेटल कॉपर। तो कॉपर को जब हीट किया गया एयर में तो ब्लैक कंपाउंड देता है Y। तो कॉपर को जब हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनता है CuO, ठीक है। तो Y हमारा हो गया CuO। और जब उसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2 तो वो X दोबारा देता है। तो दोबारा जब H2 के साथ करते हैं तो X दोबारा दे देता है। तो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर H2 मिला के वाटर बना देता है। X इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दिस रिफाइंड फॉर्म X इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। आपको X और Y बताना है और एक वेल लेबल डायग्राम बताना है आपको। ये आपको रिफाइनिंग X में आपको, जिसमें कॉपर एनोड और कैथोड की तरह हम इस्तेमाल करेंगे, और नीचे एनोड मड वाला जो डायग्राम है वो इसमें आएगा। वो डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, आप आसानी से कर लेना। अगला है, वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर्स, जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंस। तो क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है हमारे बॉडी में जो एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। और थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और थायरॉक्सिन जो है बॉडी को ग्रोथ में बैलेंस प्रोवाइड कराता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो इम्बैलेंस हो जाता है ग्रोथ।
30th क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल और बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली। तो अगर आप देखो ये बहुत मेल में जो होता है एक्स वाई, फीमेल में होता है एक्स एक्स, तो इससे गैमेट्स आ सकते हैं एक्स और वाई, इससे आ सकता है सिर्फ एक्स। तो एक्स एक्स होने की प्रोबेबिलिटी और एक्स वाई होने की प्रोबेबिलिटी ये दोनों 1-1 होती है, मतलब 50-50% चांस। तो परसेंटेज वाइज पूछा है तो आपको बताना है 50%। प्रोबेबिलिटी 1/2.5 और परसेंटेज में भी आप लिख सकते हो 50। अब क्वेश्चन है जस्टिफाई करना, वही आप इससे आराम से, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये हमेशा आपका सेक्स डिटर्मिनेशन वाला आ सकता है, या फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर ऑफ चाइल्ड, या एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ये 3 नंबर का क्वेश्चन किसी न किसी तरह घुमा फिरा के आपको आता ही आता है, इसको ज़रूर कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्योंकि एयर की अगर हम देखें, एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों होता है, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और उससे ज़्यादा स्पीड किसी में हो नहीं सकती। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो हमेशा इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी है, तो इसका आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है। अब इन द फिगर बिलो अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम द एयर इनटू सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक, गिव द रीजन वाई रेज डज नॉट डेविएट एट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक। इसमें कहा गया है क्यों ये डेविएट नहीं हुआ है। तो जो रे ऑफ लाइट है इसमें नॉर्मल इंसिडेंस जो है एयर प्लास्टिक के पास नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, और नॉर्मल इंसिडेंस में कोई डेविएशन नहीं होता है। और अगर बाद में यहाँ पे नॉर्मल के पास कोई डेविएशन है तो और बाद में यहाँ पे डेविएशन हो जाएगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, थोड़ा सा रेयर मीडियम है, तो ये एंगल आपका ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये बच्चों बहुत इसके क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको डिवाइस पूछ लेते हैं हीटिंग इफेक्ट्स से, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का जो लॉ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसमें क्या कहा जाता है कि द हीट डिसिपेटेड अक्रॉस अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग, जो H इज इक्वल टू I²RT जो आपने पढ़ा है ना, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। और फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करता है, इस फॉर्मूले से देखो तो आपका I पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, और आपका टाइम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और R जिस पे डिपेंड करता है। R किस पे डिपेंड करता है, R लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर पे। तो ये चारों डिपेंडेंसी किस पे होगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो ये इन चारों चीज़ों पे मैटर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, अनन्या ने रिस्पॉन्ड किया क्वेश्चन को, व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस with metallic bodies are connected to the mains through 3-pin plug where an electric bulb can be connected with a 2-pin plug। तो जो मेटेलिक बॉडीज जो है वो 3-पिन प्लग से कनेक्ट होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 2-पिन प्लग से। तो इसने लिखा क्या, 3-पिन कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। क्या ये सही है या गलत है? तो अनन्या का आंसर क्या है, गलत है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो मेटेलिक बॉडीज है उसको एक अर्थ वायर, जो 3-पिन होता है उसमें क्या होता है, एक अर्थ वायर होता है, जो कि अर्थिंग को डायरेक्ट, जो एक्स्ट्रा करंट आता है तो उसको डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचा देता है, और हमारे जो डिवाइस है उसको सेफ रखता है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसमें मेटेलिक बॉडीज होते हैं उनमें एक अर्थ वायर की जरूरत होती है, जो कि एक लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कराता है फ्लो ऑफ करंट के लिए, और अगर एक्सीडेंटल लीकेज हो तो करंट जो है वो हमारे डिवाइस को, अप्लायंसेस को ख़राब होने से बचाएगा। अब फंक्शन ऑफ फ्यूज़ क्या होता है, तो फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका काम यही होता है कि अगर ओवरफ्लो हो जाए करंट का इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो पूरा का पूरा हमारा जो डिवाइस है वो ख़राब ना हो, इसलिए हम फ्यूज़ लगा के रखते हैं, ताकि फ्यूज़ में बहुत पतला तार होता है और हीटिंग इफेक्ट के कारण वो तार गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने से हमारा कनेक्शन कट जाता है और हमारे बाकी अप्लायंसेस बच जाते हैं। तो इसलिए फ्यूज़ बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। फ्यूज़ में कभी आप देखोगे तो बहुत पतला सा वायर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 34th क्वेश्चन। इसमें है मीथेन एंड क्लोरीन को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें बताया गया है। अब ये आपको आसान पता है, मीथेन और क्लोरीन को सनलाइट में करेंगे तो आपका ये CH3Cl बनता है, और इसमें कहा गया है सपोर्ट्स रहमत व्यू ऑफ जस्टिफाइबल
सुटेबल जस्टिफिकेशन इलस्ट्रेट द रिएक्शन, तो आप आसानी से इस रिएक्शन को लिख सकते हो। और हाँ, ये रिएक्शन बहुत आता है, या तो आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी वाला पूछ लेंगे, या आपसे पूछ लेंगे कि जो डार्क कलर बॉटल में क्यों रखा जाता है, जो आपका AgCl है या AgBr है, उनको डार्क कलर बॉटल्स में क्यों रखते हैं, तो वो भी क्यों, क्योंकि आसानी से वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस, वो वाले जो रिएक्शन है जिसमें CH4 + Cl2 गिव्स CH3Cl + HCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फोटो फॉस्फोरिलेशन जिस रिएक्शन को कहते हैं, वो आता ही आता है, ध्यान रखना, उससे अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगला है क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, आपका NaCl का सॉल्यूशन, और NaCl को वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब हमारा NaOH और Cl2 बनता है। इस रिएक्शन को आपको पता है, ठीक है। और ये एनोड कैथोड पे कौन कौन से रिएक्शन है आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है Reinhardt while doing certain reactions observed that heat of substance X like vinegar, a vinegar like substance smell with substance Y which is as industrial solvent। तो अब आपको पता है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट क्या होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड gives a sweet smelling compound Z having molecular formula this with heated with caustic soda NaOH Z gives black sodium salt of XYZ आपको फाइंड आउट करना है। तो Z क्या है सॉरी, तो अब आपको पता है Z का क्या काम होता है, Z एक एस्टर है C4H8O, तो ये इसको हम कह देंगे एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर होता है। उसके बाद विनेगर लाइक है तो एसिटिक एसिड का कॉमन नेम क्या है, इथेनोइक एसिड, तो X हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड, Z हो जाएगा एस्टर, और एस्टर कब बनता है, जब हम इसको इथाइल एथेनोएट या एस्टर, ये एस्टर जब बनता है CH3COO C2H5। और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट ये कब बना है, जब इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट C2H5OH हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा Y है वो अल्कोहल या C2H5OH ये है। और ये बहुत आसान है बच्चों, क्वेश्चन देखो, बस 3 के आपके नाम लिखने हैं और केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं, आसानी से आपको ये 5 नंबर मिल जाएंगे। 3 तो आपको आइडेंटिफाई करने के मिल जाएंगे। तो X है हमारा इथेनोइक एसिड CH3COH, Y है हमारा इथेनॉल, और Z है हमारा एस्टर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें एनालाइज करना है, डिस्क्राइब करना है पॉसिबल इम्पैक्ट एक पर्सन पे। इसमें क्या क्या कहा गया है, टेस्टिस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें कुछ सिचुएशन है कि क्या क्या चीज़ें आपको हो सकती है बताना है। तो अगर ये क्या हो, अगर स्क्रोटम में ना हो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो क्या होगा, क्योंकि स्क्रोटम में हमारा जो टेस्टिस जाने से क्या है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, टेम्परेचर वहाँ का थोड़ा सा बॉडी से कम होता है, और वो स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा, ठीक है। वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड, तो वास्ट डिफरेंस जो है वो क्या होता है, पैसेज फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, और अगर इसे प्लग कर दिया जाएगा तो स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो पाएगा फर्दर। नेक्स्ट है प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शन, तो अगर ये फंक्शन नहीं होंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल क्या होता है, अपने सिक्रीशंस ऐड करते हैं जो कि नरिशमेंट और मीडियम प्रोवाइड कराता है स्पर्म को, तो वो नरिशमेंट और स्पर्म नहीं मिल पाएगा, नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, मीडियम नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इन ह्यूमन फीमेल, तो अगर एग फर्टिलाइज ना हो ह्यूमन फीमेल में तो वो लगभग 1 दिन तक रहती है, और उसके बाद जो यूट्रस की लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है और डिस्चार्ज ऑफ ब्लड और म्यूकस के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है अनफर्टिलाइज्ड एग, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली, अगर प्लेसेंटा का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, तो अगर वो नहीं मिल पाएगा तो जो हमारा एम्ब्रियन डेवलप हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट नहीं मिल पाएगी, और बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। इसके और में दिया हुआ है, डॉक्टर ने एडवाइस किया समीर को टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, विच डिजीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम। तो अब शुगर इनटेक कम लिया गया है तो आसानी से शुगर से रिलेटेड आप बता सकते हो इसको कौन सा डिजीज़ है, डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ है, नेम द हार्मोन, तो हार्मोन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन, ठीक है। डिजीज़ हो गया डायबिटीज़, और इसमें हार्मोन हो गया इंसुलिन, और आपको इसमें कहा गया है कौन सा ऑर्गन, तो इंसुलिन कहाँ से बनता है, पेंक्रियाज से, बहुत पूछा जाता है। पेंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हार्मोन भी सिक्रीट करता है और गैस्ट्रिक
जूस भी सीक्रेट, डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन ऑफ ए प्लांट। तो प्लांट में जहाँ रैपिड सेल डिवीजन होता है वहाँ साइटोकाइनिन होता है, और उसको इनिबिट कौन करता है ग्रोथ को, उसके लिए एब्सिसिक एसिड। तो साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, और मेनली पूछा जाता है। और दूसरा प्लांट में जो ग्रोथ में हेल्प करता है स्टेम्स के, और उसकी ग्रोथ में जो हेल्प करता है वो ऑक्सिन हार्मोन, ये आप और इंजेक्शन जो अधिकतर लगाए जाते हैं वो ऑक्सिन्स के लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है व्हाट काइंड ऑफ लेंस शोन इन द फिगर। तो देखो आपको पता लग रहा है ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस, अगर रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी इस लेंस से डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर इसका है ये वाला पार्ट ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पे, जो ये यहाँ से 7 मीटर पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। तो मतलब वी आपका कितना है, वी है 7, ठीक है, क्योंकि इमेज इसकी राइट साइड में फॉर्म होगी तो v+7। और इस केस में फोकस आपको कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया है 5, f है 5। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस भी पॉजिटिव होता है। फॉर्मूला आपको पता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसका इस्तेमाल करना है आपको और आसानी से। देखो लेंस का मतलब लॉस, लॉस मतलब नेगेटिव, मिरर तो लॉस लेंस से नेगेटिव से याद रख लो, और अब मिरर में पॉजिटिव होता है, आप ऑटोमेटिकली याद रख सकते हो। नेक्स्ट है नीट एक डायग्राम बनाना है आपको, तो आसानी से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल को 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर रखा जाए जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। तो इस केस में क्या होगा, तो बस आपको 10 सेंटीमीटर लॉन्ग 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो इस केस में u जो है वो आपका कितना है -5, ठीक है। और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, तो फोकस कितना हो जाएगा 20, और कॉन्केव है तो -20। और इसमें आपको फॉर्मूला लगा देना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो हमारा मिरर फार्मूला है, और इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। और इसके बाद क्या पूछा है, डिटरमाइन द पोजीशन। और कॉन्केव मिरर के द्वारा जो, अब अगर ध्यान से देखो तो इसका फोकस लेंथ है 20 और रखा कहाँ गया है 5 में, मतलब फोकस और आपका पोल के बीच में रखा गया। तो इसका कैसा इमेज बनता है फोकस और पोल के बीच में, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो आप आसानी से बता सकते हो, और बिहाइंड द मिरर बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाइड, रे डायग्राम आप आसानी से इसका बना के बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो 37, इसमें क्या कहा गया, सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। सी हैज 2 कार्बन एटम, सी इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ए इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट से आपको यह ध्यान रखना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, 2 आपने पढ़ा था। तो उन दोनों में एक कंपाउंड बनता था आपका कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सी हो ना हो कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो सकता है, अब लेकिन हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्री प्रिवेंट बाय एडिंग मिथेनॉल, बेंजीन एंड पिरिडिन। तो अब यहाँ से और क्लियर हो जाता है, मिथेनॉल इथेनॉल का मिसयूज बचाने के लिए हम मिथेनॉल मिलाते हैं। तो ए आपका हो गया इथेनॉल, इथेनॉल होता है C2H5OH, ओके। और उसके बाद सी कब ऑब्टेन करता है, और जब इसका हम KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का, तो CH3COOH ये हो जाएगा, CH3COOH। और इसमें अगर देखो क्या कहा गया है, F नेक्स्ट है, F इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग A इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब A को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में करोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसमें से वाटर निकल जाएगा, तो वो वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, इथीन, तो C2H2 बन जाएगा, इथीन। F रिएक्ट विद हाइड्रोजन, और इथीन को जब आप H2 के साथ रिएक्ट करोगे तब क्या बन जाएगा आपका, इथेन, एल्केन बन जाता है ना, एल्कीन से एल्केन बन जाता है, जिसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट में। तो आपका जो F के साथ ये रिएक्शन भी आप बता सकते हो, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इस केस में आप बाकी चीज़ें बता सकते हो। तो A और F का IUPAC नेम देना है, तो A का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। यह ठीक है,
तो ए का हो जाएगा इथेनॉल और एफ जो है आपका 2 कार्बन वाला इथीन। अगला है नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन स्टेप 2 to 5, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स इन द फॉर्म्ड इन द स्टेप। अच्छा, आपको आपके रिएक्शंस बताने हैं और अगर नेक्स्ट होमोलोग आए तो ए का नेक्स्ट होमोलोग क्या होता है, उसमें CH2 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट होमोलोग क्या होगा, इथेनॉल का नेक्स्ट का होमोलोग होगा प्रोपेनॉल, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल और प्रोपीन इथीन का हो जाएगा प्रोपीन। 38 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है, फिगर दिया है A to D जिसमें ईयर लोब्स दिए हैं अलग अलग। अब फ्री ईयर लोब्स और जो आपके अटैच्ड ईयर लोब्स दिए रहते हैं, दो ही मेन होते हैं। आप इसमें फ्री और अटैच्ड का ये रेशियो दिया है। अब इस डाटा के बेस पे देखो तो इसमें क्या किया गया है, विच ऑफ द टू कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर्स टू बी डोमिनेंट। तो अगर देखो तो डोमिनेंट कौन सा है, मेल और फीमेल में ये ज़्यादा है तो फ्री ईयर लोब डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में है। नेक्स्ट है, इज द इनहेरिटेंस ऑफ फ्री ईयर लोब लिंक्ड विथ सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो नहीं, ऐसा नहीं है, मेल फीमेल दोनों में ज़्यादा है तो सेक्स लिंक नहीं है। थर्ड है, व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब इज प्रेजेंट इन फादर मदर राहुल एंड हिज सिस्टर निशा। तो अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में तो फादर का क्या है, फ्री ईयर लोब है, फिर मदर का भी फ्री ईयर लोब है और राहुल का जो ईयर लोब है वो अटैच्ड है और उसके निशा जो सिस्टर है उसका भी जो ये है फ्री है। तो बस राहुल का अटैच्ड है, बाकी सबका फ्री है। ठीक है, अब इसमें ठीक है, तो आप आसानी से मुझे बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयर लोब, व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब कैन बी सीन। तो अगर अटैच्ड हैं तो अगर आपको पता है ईयर लोब के लिए आप अटैच्ड के लिए डोमिनेंट के लिए आप लिख सकते हो कैपिटल एफ और स्मॉल के लिए स्मॉल एफ लिख सकते हो। फ्री के लिए फ्री डोमिनेंट वाला हमारा फ्री है और अटैच्ड वाला स्मॉल एफ, उससे आप जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बना सकते हो और दोनों पॉसिबल है। अगर दोनों पेरेंट्स के पास रिसेसिव होंगे तो सारे रिसेसिव होंगे, एक के पास भी डोमिनेंट होगा तो डोमिनेंट होगा। आप उसको आसानी से कर सकते हो एक्सप्लेन। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है, 4 तरह के लैंप्स हैं। जब इसमें ABCD आपके 4 कनेक्टर्स है, 2 हेडलाइट्स, 2 साइड लाइट्स ऑफ कार इन स्कूल एग्जीबिशन, ये सर्किट दिया हुआ है। इसमें बताना है व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। ए को अगर 2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही 2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो देखो हमारा क्या होगा, इस 2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो 12 और 12 ओम वाले इतने ये दोनों का हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, तो सिर्फ 12 ओम वाले इसमें पैरेलल रेजिस्टेंस में आ जाएंगे। अब सेकेंड है, पोजीशन 3 में अगर अटैच करेंगे तो पोजीशन 3 में जब आप अटैच करोगे, यहाँ इसको अटैच अगर आपने किया ए में, पोजीशन 3 में जब आप इसको अटैच करोगे तो 12 आपको क्या कहा गया है, पोजीशन 3 में जब ए को कनेक्ट करोगे तो 12 वोल्ट फॉर बोथ सेट ऑफ लैंप्स एंड ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। ये सारे इसमें पैरेलल में आ जाएंगे, 12 वोल्ट की सप्लाई होगी, सभी के लिए पैरेलल होगा। और सेकेंड है आपका, और इस केस में उस 4 वाला, अगर 3 में करेंगे तो 4 वाला जलेगा, 2 में करेंगे तो ये सिर्फ ये वाला जलेगा। ठीक है, अगला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको पता है ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है, तो इसमें इन दोनों में 12 वोल्ट है, और अगर इसमें भी करेंगे ये भी पैरेलल है, इसमें भी 12 वोल्ट रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद है 12 ओम का लैम्प को जब लाइट करेंगे तब करंट क्या होगा। अब आपको पता है करंट जो होता है वो होता है I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो V/R हो जाएगा। तो अगर 12 ओम है रेजिस्टेंस तो 12/12 1 एम्पियर आ जाएगा करंट, और अगर 4 ओम है तो 12/4 3 एम्पियर आ जाएगा करंट। आसान है ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है शो विद द कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प 4 ओम और 12 ओम हैज हाई पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। ठीक है, अब रेजिस्टेंस से आप आसानी से कैलकुलेट, V² हो जाएगा आपका 144। ठीक है, अब R का अगर देखो 144/4 और 144/12, तो इसमें पावर किस में ज़्यादा आएगी, 4
में रेजिस्टेंस कम है तो इसका पावर आ जाएगा आपका 36 वॉट और इसका आ जाएगा 12 वॉट, तो पावर 4 ओम वाले में ज़्यादा लगेगी, इसकी ज़्यादा हायर पावर होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये सैम्पल पेपर है, इसको आप आसानी से एक बार रिवाइज़ कर लो, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये चैनल हमारा साइंस जीवी, इसको आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, और ये सैम्पल पेपर्स जो भी हैं इसको अच्छे से एक बार कर लो ताकि आपके क्वेश्चंस आसानी से इससे रिपीट होंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट बच्चों, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, हम इससे रिलेटेड वीडियो और कल बना देंगे। कल आपका एक फाइनल रिवीजन, इसमें हम कोशिश करेंगे MCQs के लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस लाने की, जिसमें से आपके रिलेटेड एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। ओके बच्चों, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है, और ये फटाफट रिवाइज कर लो ये पेपर।